तो हम कैसे बोले कि ये दोनों कट जाएगा? क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव प्रोनाउन है, और पॉजिटिव प्रोनाउन है इसलिए आप काट दिए? नहीं, हम इसलिए काटे क्योंकि पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन होना चाहिए, तब सही होगा, और पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं लगता है। अगर इधर इफ और वर्ब का एक और सिंपल 5 रहा, वर्ब का 1 और 5, तो यहां पर होगा शैल और विल, शैल और विल। अभी हम पढ़ेंगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ये जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट है वो सब प्रीवियस ईयर का है, और 2024 का जितना भी एग्जाम है, चाहे CHSL का होगा, MTS का होगा या CGL का होगा, सबके लिए बेनिफिट होगा। सब CGL 2000 सब 2024 से सीख के लेकर के बनाया जा रहा है, ठीक? तो आप तभी देखें जब आपको लगे कि हाँ ठीक है, तब हमारे साथ कंटिन्यू रहे, और नहीं तो आप अगर अच्छा ना लगे तो आप स्वतंत्र है इस बात से कि आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। बढ़ते आगे। कैरोलिना ओपन द सेविंग अकाउंट टू सेव मनी फॉर लेटर। मतलब कैरोलिना क्या की है? ओपन की है, खुलवाई है, खोली एक सेविंग अकाउंट। सबसे पहले यहाँ देखिए कैरोलिना है, और ओपन जो है हमारा वर्ब टू है, और वर्ब टू है, इसका मतलब सेंटेंस हमारा पास्ट में है, और जब हमारा सेंटेंस पास्ट में है तो आगे जो भी होना चाहिए वो पास्ट में ही होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, आगे देख लेते हैं। और कैरोलिना ओपन अ सेविंग अकाउंट। आ हमारा क्या है? डिटरमिनर है। आ क्या है? डिटरमिनर है। डिटरमिनर क्या केवल ए है? नहीं, ए का जितना ग्रुप में आता है, ए एंड द, वो तीनों का तीनों डिटरमिनर है। वो हर चीज डिटरमिनर है जिसके बाद तुरंत नाउन आया करता, मतलब नाउन आया करता है। तो इसका मतलब एक वर्ड है तो नाउन है, लेकिन अगर यहाँ देखें डिटरमिनर, तो यहाँ एक वर्ड हुआ ये, और एक वर्ड ये होगा ये, तो दो वर्ड हो गया। तो दो वर्ड है तो क्या करें, नाउन किसको बोले? तो जब डिटरमिनर हो तो उसके बाद एक वर्ड होता है तो हमारा नाउन होता है, लेकिन अगर दो वर्ड होता है तो पहला वाला एडजेक्टिव और दूसरा वाला नाउन होता है। तो इसका मतलब ये मेरा है एडजेक्टिव और ये हमारा नाउन है। तो कैरोलिना ओपन अ सेविंग अकाउंट। अब सवाल क्या दो ही वर्ड हो सकता है? नहीं, तीन वर्ड भी हो सकता है। पहला वाला एडवर्ब हो सकता है, दूसरा वाला एडजेक्टिव हो सकता है, और तीसरा नाउन हो सकता है। ठीक है, तो ये है। तो तीन वर्ड नहीं है, अगर चार रहे तो चौथा से कोई मतलब हमको नहीं है, चौथा का काउंट होता ही नहीं है। ठीक, तो ये हो गया। अब जब ये हो गया तीन वर्ड है तो दो वर्ड हो गया, एक एडजेक्टिव और एक हमारा नाउन हो गया। हम क्या करेंगे कि ये इंप्रूवमेंट पढ़ाते वक्त ग्रामर पूरा पढ़ाते चलेंगे ताकि दिमाग में बैठे रहे। टू सेव, बचाने के लिए। अब टू हमारा क्या है? इन्फिनिटिव। तो टू के बाद हमेशा क्या आता है? वर्ब का पहला फॉर्म आता है। टू इन्फिनिटिव है तो टू के बाद क्या आता है? वर्ब का पहला फॉर्म। तो कैरोलिना ओपन द सेविंग अकाउंट। कैरोलिना सेविंग अकाउंट को खोली है टू सेव मनी फॉर लेटर। मैनी क्या करी? आदमी ओपन सॉरी सेविंग अकाउंट खुलवाया है, किस लिए खुलवाया है? तो थोड़ा सा आज अगर हम इसमें देखेंगे तो कभी इडियोमेटिक भरने के लिए, मतलब इडियम फ्रेज भरने के लिए दे देगा, कभी इसमें वन वर्ड भरने के लिए दे देगा, कभी वर्ड का सिनोनिम भरने के लिए दे देगा। ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट आज का तो सब प्रीवियस ईयर का, ऐसा नहीं कि हम खुद से बना। तो कैरोलिना जो है वो सेविंग अकाउंट को खोली है पैसे सेव करने के लिए। तो अगर इडियम फ्रेज आपको याद होगा तो किस लिए पैसे सेव करने के लिए? तो परेशानी के दिनों के लिए ही ना रखता है आदमी सेविंग अकाउंट में, कि जब परेशानी आकस्मिक घटना होगा तब निकालेंगे उसको। तो अगर हम इडियम फ्रेज में देखें तो परेशानी के दिन का मीनिंग होता है फॉर अ रेनी डे, परेशानी के दिन। और बाकी सब ये फॉर अ सनी डे, ये फालतू का चीज लिखा हुआ, इसका कोई मतलब ही नहीं है फॉर अ सनी डे। अगर ऐसे ही देखें तो सनी डे मतलब धूप का दिन, ठंडा का दिन, गर्मी का दिन, लेकिन रेनी डे मतलब बरसात का दिन नहीं। रेनी डे का मतलब तो है परेशानी के दिन, क्योंकि ये इडियम फ्रेज मुहावरा है। ठीक है, और मुहावरा इडियम है, इसलिए यहां होगा कि कैरोलिना सेविंग अकाउंट को खोली इसलिए है ताकि परेशानी के दिन में, मतलब परेशानी के दिनों के लिए वो क्या करिए, सेविंग अकाउंट को खोल के रखे ताकि मुसीबत में काम आ जाए। ठीक, आगे बढ़ते, बाकी सब रेड हेरिंग था। रेड हेरिंग ऑप्शन का मतलब होता है मुख्य मुद्दे से भटकाने वाला मुद्दा। ये फालतू का सनी डे, धूप का दिन होता है। ठीक है, ये सब कुछ नहीं है, हमको एडियम फ्रेज ढूंढना था, हम ढूंढ लिए। द मैनेजमेंट, ये जो मैनेजमेंट है इज नॉट। अब यहाँ इज क्या है? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो तो वर्ब भी हमारा क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। और वर्ब सिंगुलर कब होता है? तो एक छोटा सा ट्रिक याद रखें कि एस फॉर होता है सिंगुलर, तो वर्ब में होता है एस फॉर सिंगुलर, यानी जिसके जिसके अंत में एस है वो सिंगुलर है। इज सिंगुलर है, वाज सिंगुलर है, रन्स सिंगुलर है, एन छोड़ गया, इट्स सिंगुलर है। ये सब का सब क्या है? हमारा सिंगुलर वर्ब है। तो द मैनेजमेंट इज, अब मैनेजमेंट, द मैनेजमेंट सिंगुलर, द मैनेजमेंट इज नॉट बीवेयर ऑफ। अगर हम थोड़ा सा अगर इसका मीनिंग बता दे तो आप फट से एकदम, अगर हिंदी माध्यम का छात्र है ना तो थोड़ा तकलीफ लग रहा होगा इसमें, लेकिन अगर हम सबका मीनिंग अगर बता दें तो धक से आंसर हो जाएगा। जैसे अवेयर ऑफ का मतलब होता है जागरूक, तो आप क्या करें, इसको लिख ले, हम थोड़ा छोटा सा लिख देते हैं, जगह नहीं है तो थोड़ा मजबूर है हम। एक होता है जागरूक, अवेक का मतलब होता है जागना,
और वॉचफुल मतलब निगरानी रखना, और बीवेयर को मतलब सावधान। लेकिन अगर यहाँ हिंदी अगर देखें, द मैनेजमेंट इज नॉट बीवेयर ऑफ दिस फैक्ट, मतलब इस फैक्ट से जो मैनेजमेंट है वो सावधान नहीं है, इस सच्चाई से सावधान नहीं है। अब ये ऑप्शन अगर देखेंगे तो अपने बाहर देंगे, अगर हिंदी देखेंगे तब ये जो मैनेजमेंट है वो इस फैक्ट से, सच्चाई से सावधान नहीं है। अरे यार ये तो थोड़ा अटपट लग रहा है, आगे देख लेते हैं। इस सच्चाई से जागा नहीं है, इस सच्चाई से सावधान नहीं है, इस सच्चाई से निगरानी नहीं है। अरे इस सच्चाई से जागरूक वो नहीं है, इस फैक्ट से जागरूक नहीं है। कौन? ये मैनेजमेंट। तो अगर हिंदी रहे तो भर देते हैं ना, लेकिन यही इंग्लिश का हिंदी जानना होगा, थोड़ा थोड़ा इसमें वर्ड का खेला है। और सबसे पहले अगर ऑप्शन काटे तो बीवेयर का मतलब होता है सावधान। क्या होता है? सावधान होता है, और सावधान तो यहाँ होगा नहीं, तो ये गलत हो गया। और जब वो गलत हो गया तो और आगे देखते हैं कि क्या गलत हो। बीवेयर यहाँ भी सावधान है, और ये ऑफ हमको देता है संबंध विच्छेद होने से रिलेटेड, किसी को भगाने से रिलेटेड, है ना। ऑफ जैसे बोलते हैं स्विच ऑफ करो, तो करंट को उससे अलग कर देते हैं, स्विच ऑफ हो जाना। ओ डबल एफ हो जाता है तो इसका मतलब खत्म हो गया ना। तो ऑफ तो संबंध विच्छेद है, लेकिन यह संबंध विच्छेद का कोई बात नहीं थी, तो ऐसे भी गलत हो गया। और वाचफुल निगरानी नहीं रखते, बल्कि हम लोग क्या करते हैं, अवेयर होते हैं, जागरूक होते हैं। ए नंबर आंसर, द मैनेजमेंट इज नॉट अवेयर ऑफ, मतलब जागरूक नहीं है इस फैक्ट से, है ना, इस फैक्ट से वो जागरूक नहीं है। वाचफुल मतलब निगरानी था, आप लिख ले। द ट्रैफिक सर्जेंट, ये जो ट्रैफिक सर्जेंट है, प्रूव्ड साबित किया थ्रू द टेस्ट, एक टेस्ट के माध्यम से, एक टेस्ट के द्वारा साबित किया गया है कि राज जो है वो अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल। कुल मिला के अगर इसका हिंदी, अंडर द, जैसे ट्रैफिक पुलिस पकड़ता है तो नहीं मारता है, भग भग कोची मारता मुंह में, बोलता है तुम शराब पी के गाड़ी चला रहा है। तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल मतलब तुम नशा में एकदम पागल है, नशा में धूत है तुम। अब हमको यहाँ वन वर्ड छांटना होगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट कैसे देने लगा आजकल। द ट्रैफिक सर्जन प्रूव्ड थ्रू द टेस्ट दैट राज वाज अंडर द इन्फ्लुएंस। अभी अगर अभी इसका हिंदी लिख देना तो सट से मार देंगे। कैसे? सबका हिंदी लिख देते हैं। सिमोनाइज का मतलब था अनुकरण करना, अनुकरणीय। उसके बाद है पोक्ट का मतलब था छाला। उसके बाद है पॉइंट मतलब इशारा करना, और इसका मतलब था नशे में धूत। अब बताएं आंसर कौन सा। हम खाली नशे धूत लिख देते हैं, हाँ नशे में धूत है, हम लिखे नशे धूत, ध्यान से, नशे में धूत। तो अब क्या लिखा है? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल। कुल मिला ड्रग्स और अल्कोहल, दारू उरू पी के एकदम नशे में धूत था, वन वर्ड छाटना था, तो आंसर क्या हो जाएगा? इनएब्रिएटेड, मतलब होता है नशे में धूत होना। ठीक, इनएब्रिएटेड। अब थोड़ा सा अगर हम देखें, बोलेंगे अरे साला ये तो बड़ा डेंजर है, वर्ड याद रहेगा तभी होगा, ये वर्ड होगा तभी होगा। तो इसी को बोलते हैं इनएब्रिएटेड, मतलब नशे में धूत। तो ये वर्ड बेस्ड था, ज्यादा इतना नहीं था इसमें कुछ। आई विल नॉट गो, हम नहीं जाएंगे। सबसे पहले विल अगर देखें तो विल हमारा मॉडल है, और मॉडल के बाद क्या आता है? वर्ब का पहला फॉर्म आता है। लेकिन अगर यही चीज में हम मॉडल लिखें और मॉडल के बाद अगर हम बी लिखें तो उसके बाद हमको कहेगा कि आप वर्ब 3 लिखिए, तभी आप सही होगा। कैसे? तो बोलेगा कि नहीं आप जो थे पहले एक्टिव वॉइस में थे, अगर बी लगा दिए ना तो आप पैसिव वॉइस में आ गए। कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है। आई विल नॉट, अब विल हमारा मॉडल है तो गो हमारा क्या है? वर्ब का पहला फॉर्म है। आई विल नॉट गो आउट, हम नहीं जाएंगे बाहर, इफ इज रेनिंग, अगर वर्षा हो रही है। ये तो गलत हो गया। थोड़ा सा अगर, थोड़ा एक रूल आपको अगर बड़ा हिट है, एसएससी का फेवरेट हिट रूल है ये। क्या? कि अगर इधर इफ और वर्ब का एक और सिंपल 5 रहा, वर्ब का 1 और 5, तो यहां पर होगा शैल और विल, शैल और विल। यहां वर्ब लिखने का जरूरत नहीं होगा, क्योंकि मॉडल के बाद हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म आता है। अगर यही चीज को हम वर्ब 1 को डू कर दे, मतलब पास्ट कर दे, अगर इसी को हम पास्ट कर दे, वर्ब 2 कर दे, तो इसको भी पास्ट कर देते ना भाई, तो इसको कर देते वुड, विल को क्या कर देते? वुड कर देते। चल विल को वुड, वुड ही देगा अधिकतर। अगर हम इसको क्या कर दे कि इसमें एच लगा दे, तो आगे भी एच लगाना होगा। एच का मतलब होता है हैड, और एच जो है ना वो हमेशा वर्ब 3 आता है एच के साथ। एच कौन कौन है? हैव है, हैज है, हैड है, ये तीनों के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म आएगा। तो एच हैड है तो इसके साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म होगा, और जब वर्ब का तीसरा फॉर्म होगा तो आगे क्या होगा? तो कोई बात नहीं, एच आएगा आगे, तो कौन सा आएगा? तो वुड तो रहेगा पास्ट, और आगे लगेगा एच और वो हो जाएगा हैव, और यहां पर रहेगा वर्ब का तीसरा फॉर्म, क्योंकि एच के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है। तो ये तीनों का तीनों रूल एकदम याद कर लेना होगा। यहाँ वर्ब का पहला नहीं लिख रहे हैं इसलिए क्योंकि मॉडल के बाद तो वर्ब का पहला फॉर्म आता है, ये तो याद रखना है। तो ये तीनों का तीनों रूल जो है ना एसएससी का फेवरेट है, बहुत बार पूछा इसी सवाल।
तो हम अभी हम देखें तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि शैल विल का प्रयोग है, शैल विल का प्रयोग है, वर्ब का पहला फॉर्म दिया हुआ है, तो शैल विल है और वर्ब का पहला फॉर्म दिया हुआ है। ठीक, तो आगे हमको क्या चाहिए, इफ प्लस वर्ब का 1 और 5 चाहिए। तो यहाँ तो इज रेनिंग लिखा है, ये तो गलत हो गया, तो क्योंकि हमको वर्ब 1 और 5 चाहिए। तो जब वर्ब 1 और 5 चाहिए तो क्या रेनिंग कर दे, रेनिंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वर्ब 4 और वर्ब 3 ये दोनों का दोनों ऐसा वर्ब है ना कि दोनों का दोनों नामर्द है, एक वर्ब का तीसरा फॉर्म और एक वर्ब का चौथा फॉर्म, ये दोनों के दोनों नामर्द वर्ब है। हम इसको नामर्द वर्ब नाम दिए। क्यों? क्योंकि ये अकेले जिंदगी में कभी नहीं आएगा, डर लगता है इसको आने में, हमेशा किसी ना किसी के साथ आएगा तभी। जैसे वर्ब 3 किसके साथ है, तो बी का जितना भी रूप है, बी का जितना भी रूप है उसके साथ। जैसे बी का क्या रूप है, बी फॉर बाप होता है, इसका 7 गो बेटा है, एक इज है, एक एम है, एक आर है, एक वाज है, एक वर है, एक बिन है, एक बीइंग है। 7 गो हो गया, 3 3 6 और एक साथ एक खुद 8, 8 गो टोटल है। और ये इसके साथ हमेशा अगर वर्ब 3 आया तो समझ जाना है कि वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, और अगर वर्ब 4 आया तो समझ जाना है वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। मतलब इन लोग को कभी औकात ही नहीं है कि अकेले बैठ जाए। वर्ब 2 अकेले आ जाएगा, कोई लिंकिंग वर्ब का जरूरत नहीं है उसको। वर्ब 1 अकेले आ जाएगा, लिंकिंग वर्ब का जरूरत है ही नहीं। लेकिन ये नामर्द वर्ब जो है ना, इसको चाहिए लिंकिंग वर्ब। और जब चाहिए तो अगर इज रेनिंग है, ये पूरा अंडरलाइन है, तो इसको अगर हम अंडरलाइन पूरा हटाएंगे तो खाली रेनिंग तो नहीं भर सकते, क्योंकि अगर वर्ब 4 रहेगा तो इस सबके साथ हमको चाहिए, ये सभी रहेगा तभी वर्ब 4 आएगा। हैव हैज भी आएगा, ऐसा नहीं है कि हैव हैज नहीं आएगा, वो भी लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब में। तो यहां तो रेनिंग तो ऐसे ही कट गया, कोई बात नहीं। विल भी कट जाएगा, क्यों? क्योंकि हम देख चुके थे अभी रूल में कि इधर था शैल विल, तो उधर था इफ प्लस वर्ब 1, तो यहाँ शैल विल का प्रयोग हुआ है, तो इफ प्लस वर्ब 1। ऐसे भी याद रखिए, इफ हो, वेन हो, एज सो एज हो, इसके तुरंत बाद शैल और विल का प्रयोग हम नहीं करते हैं। ठीक, तो इफ के बाद तुरंत विल आ गया, तो ये ऐसे भी गलत हो गया। अब रेंड होगा नहीं, तो मेरे पास बचा इट रेन्स। इफ इट रेन्स, क्यों रेन नहीं होगा? क्योंकि हमको विल शैल था, तो आगे वर्ब 1 और 5 चाहिए था, तो हमको 5 मिला, रेन्स, है ना। तो इफ इट रेन्स, इट किसके लिए है? तो बरसात के लिए है। तो समझ में आ गया होगा। आगे, प्लीज आस्क द डॉग, अपने कुकुरों से कहो, कुकुर से, कुत्ता से कहो कि टू गेट ऑफ माई कोच। टू गेट ऑफ माई कोच मतलब उस क्या करो, ये उसे हटा दो, थोड़ा सा अंडरलाइन ज्यादा लंबा हो गया इसमें, यहां तक। ठीक, तो यह देखिए, प्लीज आस्क द डॉग, प्लीज आस्क द डॉग टू गेट ऑफ माई कोच। कोच मतलब ये बैठने उठने वाला जो रहता है ना, क्या बोलते हैं उसको, सोफा, वही होता है कोच। तो तुम कहो कि अपने कुत्ते से कि ऐसे चल जाए वो, तो आस्क द डॉग टू गेट ऑफ माई कोच। अब थोड़ा सा अगर देखें तो छाटेंगे गेट ऑफ। अब यहां लिखा है क्या कि मेरा सोफा से अपने कुत्ता को भगा दो, जो कुकुर बैठा है वहां उसको बोलो भागो मेरे सोफा से। हाँ, इसका मतलब क्या है, उसका संबंध हम अलग कर रहे हैं कि सोफा में मस्त से बैठा है, और सोफा में बैठ करके वो क्या कर रहा है, बैठा था, हम उसको बोले कि उसको भगा दो, मतलब सोफा से अलग कर रहे हैं। और जो सोफा से अलग कर रहे हैं, तो अलग होने का सेंस अभी हम बताएं कि ऑफ का प्रयोग करते हैं, अभी बताएं, तभी तो बोलते स्विच ऑफ, करंट से अलग कर रहे थे। जब ऑफ का प्रयोग है तो हमको समझ में आ गया कि सिंगल ऑफ नहीं होगा, और जब सिंगल ऑफ नहीं होगा तो ये हमारा कट गया, और जब वो वाला कट गया तो इसका मतलब हमारा नो इंप्रूवमेंट भी कट गया, क्योंकि सुधारना तो पड़ेगा भाई, क्योंकि हम भगा रहे हैं अपना सोफा से, तो अलग कर रहे, संबंध कर रहे। अगर हम थोड़ा सा अगर आप देखें तो ये ए ऑप्शन भी कट जाएगा और सी ऑप्शन भी कट जाएगा। आप लोग बोलिएगा रट क्या है, इसीलिए रट क्या है इसलिए बोल दिया कि कट जाएगा, नहीं। क्यों? क्योंकि माइन अगर हम देख रहे हैं इसलिए काट रहे हैं इसको, क्योंकि अगर आगे देखे कौन, सोफा, और सोफा है हमारा नाउन, और माइन क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन है। एक होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव और एक होता है पॉजिटिव प्रोनाउन। तो यहां अगर देखें माइन, तो माई है हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव, जो यहां पर लिखा हुआ है, कहा गया जो यहां लिखल है, और ऑप्शन में लिखल है माइन, जो हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन है। क्या है? पॉजिटिव प्रोनाउन है। जैसे हिज भी पॉजिटिव एडजेक्टिव है और हिज भी पॉजिटिव प्रोनाउन है, आवर भी पॉजिटिव एडजेक्टिव है, आवर्स, योर है तो हो जाएगा योर्स, ये हो जाएगा पॉजिटिव प्रोनाउंस। तो हम कैसे बोले कि ये दोनों कट जाएगा? क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव प्रोनाउन है, और पॉजिटिव प्रोनाउन है इसलिए आप काट दिए? नहीं, हम इसलिए काटे क्योंकि पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन होना चाहिए, तब सही होगा, और पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं लगता है। लेकिन अगर देखें, अगर माइन यहां बैठा दे तो ये तो पॉजिटिव प्रोनाउन है, और पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं लगता है, और जब यहां पॉजिटिव प्रोनाउन माइन बैठा देंगे तो फिर तो यहां नाउन है,
और जब नाउन है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद तो नाउन आता ही नहीं है। और जब नाउन नहीं आता है तो ये दोनों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको पॉजिटिव एडजेक्टिव देना है, और एडजेक्टिव इसलिए देना है क्योंकि आगे नाउन का प्रयोग है, और नाउन का प्रयोग है इसलिए पॉजिटिव एडजेक्टिव देंगे। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा है और वो ये है। केवल ग्रामर से धोख दिए ना सब। हाँ, ऐसा होता है। आगे बढ़े। द मोब, मोब मतलब होता है गुस्साए हुए भीड़, जिसे कभी कभी ना एरर में दे देता है एंग्री मॉब, जो कि गलत होता है। सुपरफ्लुअस है एंग्री मॉब, क्योंकि एंग्री मॉब का मतलब ही है गुस्सा वाला भीड़। तो एंग्री मॉब लिख करके गुस्सा गुस्सा वाला भीड़ कर देंगे, इसका मतलब वो ओवर स्मार्ट बन जाएंगे, बोल दिए तो इसलिए मॉब मतलब गुस्साए हुए भीड़ होता है, तो एंग्री मॉब नहीं करना है उसको। द मॉब ड्रोव ऑन द रैम्पेज एंड लूटेड सेवरल शॉप्स इन द लोकेलिटी। मतलब भीड़ क्या है, पूरा भीड़ जो है ना, तो अफरा तफरी मच गया और आमने सामने का जो भी इलाका वाला दुकान था सब लूट लिया गया उसको। तो अगर हम देखें यहां, अब इसको क्या कर रहे हैं, इसको सेम ढूंढ रहे हैं कि क्या हम भरे, ठीक। और क्या भरना है देख लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रॉल का मतलब ये काटेंगे तो यहां होता है सैर करना, इसका मतलब। तो भीड़ जो गुस्सा वाला भीड़ है, क्या वो सैर करेगा वहां पे? और जब सैर नहीं करेगा स्ट्रॉल, तो ये तो गलत हो गया पहला, ठीक। उसके बाद तो ये इडियम फ्रेज जैसा होता है, इडियम फ्रेज है ना। जैसे इडियम फ्रेज का मतलब होता है, अगर रैन ऑन द रैम्पेज मतलब होता है उग्र भीड़, उग्र भीड़, और जो कि गलत हो जाएगा। ये क्यों गलत हो? क्योंकि मॉब का मतलब ही हम बोले कि गुस्सा वाला भीड़ है, और रैन ऑन द रैम्पेज मतलब उग्र भीड़ हो गया, तो ये भी गलत हो गया। सुपर फ्लोस का है, दे देंगे। प्ले ऑन द रैम्पेज मतलब भीड़ ने नहीं खेला, कुछ भीड़ में खेलेगा, उससे शकरकंद छोड़ने दिए वहां, खेलेगा वो? नहीं खेलेगा। वेंट ऑन द रैम्पेज मतलब ये वर्ब का दूसरा फॉर्म है, लेकिन होगा गो ऑन द रैम्पेज होता है इडियम फ्रेज, गो ऑन द रैम्पेज, ठीक है। क्या होता है इसका मतलब गो ऑन द रैम्पेज? द मॉब वेंट ऑन द रैम्पेज एंड लूटेड सेवरल शॉप्स इन द लोकेलिटी। मतलब पूरा भीड़ क्या हुआ, घुसा गया, अफरा तफरी मच गया, भगदड़ मचा। इसका मेन मीनिंग होता है भगदड़ मचना, भगदड़ मचना। मतलब कि भगदड़ मचा वहां, मॉब जो था, गुस्सा वाला भीड़ जो था, वहां भगदड़ मचा और आसपास के इलाके का दुकान को क्या कर लिया गया, लूट लिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर, ये इडियम फ्रेज से रिलेटेड था, ठीक। आगे, आई हैव नॉट सीन, हम बोले एच के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है, और यहां एच का प्रयोग है इसलिए यहां सीन है, ठीक। आगे, तो एच के साथ सीन आता है। आई हैव नॉट सीन, मैंने नहीं देखा। फॉर, अरे सॉरी, यहां पर कर देते हैं, है ना। फॉर लास्ट ईयर। अब अगर देखें तो यहां यू मी यू 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 है ना, इसीलिए यू से कर दिए। आई हैव नॉट सीन, मैंने नहीं देखा है। यू, तुम्हें, फॉर लास्ट ईयर, पिछले। अगर लास्ट ईयर देखे तो ये फिक्स टाइम बता रहा है, फिक्स टाइम जब बताते तो हम सिंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ फॉर की जगह क्या हो जाएगा, सिंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंस। ये तो आसान था। नहीं तो ऐसे समझते हैं ना, अभी हम पढ़ा रहे हैं, कोई अचानक आया बोले ले बाबू लिखो फॉर, तो लिखेगा फोर। कोई लिखेगा इस तरह से फोर, अब जानेगा तो कि क्या पढ़ा रहे हैं। कोई सोचेगा मैथ पढ़ा रहे, कोई सोचेगा इंग्लिश पढ़ा रहे, लेकिन एक होता है सिंस। तो फोर ये कैसा दिखा हमको, नंबर के जैसा दिखा, तो नंबर वाले में लगेगा फोर। फोर फोर डेज, अगर यहां रहता ना फोर 2 डेज, अगर 2 रहता, 2 डेज 2 ईयर रहता, तो यहां क्या है, फोर लगता। क्यों? क्योंकि नंबर है 2। हाँ, लेकिन बस ईस्वी हमको छोड़ देना होगा, तारीख हमको छोड़ देना होगा, और बजे छोड़ देना है। ईस्वी तारीख बजे भी तो नंबर है, ईस्वी 1986 ये भी तो नंबर है, लेकिन ईस्वी आ गया इसलिए सिंस लगेगा। तारीख 2 जनवरी, तो 2 है, जैसे यहां 2 नंबर है तो 2 तो नंबर है, लेकिन जनवरी आ गया तो तारीख बता दिए, तो वहां लगेगा सिंस। और बजे, बजे का मतलब होता है 10 o'clock, 10 नंबर है लेकिन o'clock बजे है, तो ईस्वी तारीख बजे छोड़ देना है, बाकी जितना भी नंबर है सब में फोर, और बिना नंबर वाले में सिंस। तो यहाँ बिना नंबर का है, लास्ट ईयर बोला है, इसलिए हम सिंस का प्रयोग किए। छोटा सा ट्रिक था याद रखने का, और इसका वीडियो डाला हुआ है, ठीक है, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो ये फोर की जगह क्या होगा, सिंस होगा। तो देख लेते हैं किसमें सिंस है, तो ये तो सब एक ही तो है, ए नंबर। यू सिंस लास्ट ईयर, मी सिंस नहीं होगा, ये इस गलत, ये गलत, ये गलत। लास्ट का सवाल है, आई डोंट वियर द सन ग्लासेस एट द मोमेंट। आई डोंट वियर, आई डोंट वियर, मैं नहीं पहना, द सन ग्लासेस एट द मोमेंट। थोड़ा सा अगर हम देखें ना, यहां लिख देते हैं, अगर सेंटेंस में नाउ रहे, अगर सेंटेंस में नाउ आ डेज रहे, नाउ आ डेज, अगर सेंटेंस में दीज डेज रहे,
अगर सेंटेंस में एट द मोमेंट रहे, एट द मोमेंट रहे, तो इसके साथ हमेशा वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब इज एम आर प्लस आई एन जी लगता है, इज एम आर प्लस आई एन जी। नाउ, नाउ डेज, दीज डेज, एट द मोमेंट, अगर ये सब रहे ना, इस क्षण में नहीं पहन रहा हूं सनग्लासेस को, तो एट द मोमेंट है तो आई एन जी लगेगा, तो यहां होगा आई एम नॉट वेयरिंग, मैं इस क्षण नहीं पहन रहा हूं अपने सनग्लासेस को, इस क्षण नहीं पहन रहा हूं। लेकिन अगर ऑप्शन अगर हम काटना स्टार्ट करें, तो ये डिड पास्ट में चला गया, कहानी खत्म। आई वोर पास्ट में चला गया, खत्म। वो बोल रहा था हम नहीं पहन रहे, वो पहन रहा था, ये भी खत्म हो गया। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो होता है ए नंबर। ठीक है, तो आई एम नॉट वियरिंग हो जाएगा, आई एम नॉट वियरिंग। एक चीज और कहीं बताना था ऑप्शन से, कहीं मिल नहीं रहा, शायद ऑप्शन लिखने टाइम गड़बड़ होगा। चलिए कोई बात नहीं, मतलब यहां सही लिखा हुआ है, मतलब एक शायद हम, चलिए दूसरा कुछ पढ़े होंगे, तो शायद एरर का वीडियो में होगा वो, कोई बात नहीं। तो ये था पूरा का पूरा सेंटेंस इंप्रूवमेंट। आप देखेंगे कि किस तरह से ऑप्शंस को हटाएं और कौन सा ऑप्शन बिठाएं, और क्यों बैठा और क्यों हटा। ठीक है, तो अगर इतना देखने के बाद अगर अच्छा लगा होगा तो आप कंटिन्यू रहिए, अगर नहीं अच्छा लगा तो फिर आप स्वतंत्र हैं इस बात से, आप डिसलाइक कर सकते हैं, वीडियो को स्किप करके वहां देखें जहां ज़्यादा समझ में आए, क्योंकि नौकरी लेना जरूरी है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।